सो हाय एवरीवन, मैं आपका अपना दीपक भैया एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं बीएस शिक्षा केंद्र में। बेटा आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 12 का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे प्यारा, सबसे टफ भी है मेरे भाई और सबसे मोस्ट डिमांडेड चैप्टर जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। कहने का मतलब आज इस चैप्टर का रैपिड रिवीजन करने वाले हैं, 20 से 25 मिनट लगाएंगे, पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे और इसके बाद एनसीईआरटी तुम्हारा पढ़ने की कभी नीड नहीं आने वाली। आज बच्चों के मन में बहुत सारे डाउट्स आएंगे कि भैया हमें अगर ये चैप्टर पढ़ लेंगे आपसे, क्या हमें एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी? नहीं भाई, दोबारा कभी एनसीईआरटी नहीं पढ़नी। क्या सारे क्वेश्चंस बनेंगे? मेरे भाई सारे क्वेश्चंस बनेंगे, पीवाईक्यूज भी बनेंगे और एग्जाम में तो फोड़ के आने वाला है, टेंशन मत ले मेरे भाई। बात समझ में आए क्या भैया? इसके बाद हमें दूसरी कोई वीडियो देखनी पड़ेगी? जिंदगी में नहीं, एक बार देख लो, इसके बाद कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। पूरा डिटेल में समझाने वाला हूँ, 20 से 25 मिनट में पूरा चैप्टर खत्म करा दूंगा। चलो एक काम करते हैं, बिना टाइम वेस्ट करते हुए अब स्टार्ट करते हैं। तो एक काम करो, कान में लीड ठोक लो, घर का कोना पकड़ लो और कमर में बेल्ट कस लो और स्टार्ट हो जाओ अपने भैया के साथ एक नया चैप्टर पढ़ने के लिए, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। तो चलो शुरू करते हैं बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन को। तो समझो मेरे भाई कि भाई चैप्टर शुरू होने से पहले कहना क्या चाहता है। भाई चैप्टर का नाम है बायोटेक्नोलॉजी, तो हम इसमें क्या करेंगे, बायोलॉजी में थोड़ी सी टेक्नोलॉजी घुसाएंगे और उसकी मदद से कुछ नई नई चीजें हम बनाकर देंगे, दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन। सिंपल सीधी बात। तो देखो मेरे भाई, बायोटेक्नोलॉजी क्या कहता है? बायोटेक्नोलॉजी ये कहता है कि हम क्या करेंगे, इसमें कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करेंगे जिनका डीएनए मैनिपुलेट कर चुके हैं, जिनका डीएनए बदल चुके हैं। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया डीएनए बदल चुका है, प्लांट इसका हमने डीएनए बदला है, साथ में फंगस इसका डीएनए हमने बदला है, कुछ एनिमल्स जिनका हमने डीएनए बदला है उनका डीएनए बदलकर उनसे ऐसे प्रोडक्ट्स ऑब्टेन करेंगे जो हमारे काम आने वाले हैं और उनको नाम दे दिया बायोफार्मास्यूटिकल। तो बायोफार्मास्यूटिकल से मेडिसिन वगैरह आती है। बात समझ में आएगी नहीं? अब मेन कॉन्सेप्ट क्या रहेगा कि हम बायोटेक्नोलॉजी बना क्यों रहे हैं? तो भैया इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, इसमें हम लोग इंसानों के लिए यूजफुल प्रोडक्ट बनाएंगे बाय जस्ट मैनिपुलेटिंग द डीएनए ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म। तो इन ऑर्गेनिज्म का डीएनए मैनिपुलेट करके, सिंपल सीधी बात, हम अपने फायदे के लिए कुछ नई नई चीजों का निर्माण करेंगे। चैप्टर ये कहना चाहता है। अब मेरे भाई बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कहां कहां पे हम करने वाले हैं, मेन कहां कहां पे करने वाले हैं मेरे भाई? सबसे पहला करेंगे हम थेरापेटिक्स। थेरापेटिक्स में क्या करेंगे, कुछ वैक्सीन वगैरह बनाएंगे। बात समझ में आएगी नहीं? दूसरा बायोमेडिसिन। अरे आजकल इतना कूड़ा कबाड़ा हो रहा है, अब तो मेरे से बोलेंगे जा भैया वहां झाड़ू लगा, मैं तो नहीं लगा पाऊंगा भाई, इतनी दूर झाड़ू। तो हम क्या करेंगे, मैं कहूंगा यार मैं एक ऐसी चीज बना सकता हूं, झाड़ू लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहां पे बैक्टीरिया वगैरह छिड़क दो, अपने आप सारा कूड़ा खत्म कर देंगे, जिनको बोलते हैं बायोरेमेडिएशन। बात समझ में आएगी नहीं? दूसरा डायग्नोस्टिक। डायग्नोस्टिक में क्या करेंगे, हम बीमारी होने से पहले ही पता लगा लेंगे। कैसे पता लगाएंगे? बायोटेक्नोलॉजी की मदद से। तो ये सारी चीजें इसमें होने वाली है। नेक्स्ट, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। इसमें भी हम लोग क्या करने वाले हैं, वाटर ट्रीटमेंट में भी माइक्रोब्स का इस्तेमाल करने वाले हैं। दूसरा एनर्जी प्रोडक्शन। अरे बाप रे, यहां से एनर्जी प्रोडक्शन में भी हम बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। और साथ में प्रोसेस फूड। तो मेन आज हम यही करने वाले हैं, अपने फूड को बेटर क्वालिटी का फूड बनाने वाले हैं, जिससे हम इंसानों का बहुत भर भर के फायदा होगा। तो ये चैप्टर बेसिकली इनके ऊपर है। अब देखो लास्ट है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स क्या होती है? ऐसी फसल बनाएंगे जिनका डीएनए हम मैनिपुलेट कर चुके होंगे और जिनकी ईल्ड बहुत बेहतरीन होगी, बहुत ज्यादा बेहतरीन होगी। इतनी सी फसल में बहुत सारे गेहूं मिलने वाले हैं, ऐसा कुछ बनाने वाले हैं। अब भैया 3 क्रिटिकल रिसर्च एरिया हैं बायोटेक्नोलॉजी की, जो क्या क्या करना चाहते हैं। पहला, वो बनाना चाहते हैं बेस्ट कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट वो चीज होती है, या कैटलिस्ट एक ऐसी चीज होती है जो क्या करेगी, रिएक्शन को फास्ट कर देगी। तो हम एक बेस्ट कैटलिस्ट बनाने का काम करेंगे। बात समझ में आएगी नहीं? अरे यार एक बात बता, अगर कैटलिस्ट बनाओगे तो उसके लिए कंडीशन प्रोवाइड करोगे नहीं करोगे? कैटलिस्ट ऐसी काम नहीं करते, एंजाइम्स ऐसी काम नहीं करते, उनको एक बेटर कंडीशन चाहिए होती है। तो ऑप्टिमम कंडीशन बनाएंगे। मान लो आपने कैटलिस्ट बना लिया, उससे प्रोडक्ट बना लिया, उसके लिए टेंपरेचर वगैरह भी सेट कर लिया। अब जो प्रोडक्ट बना है उसको साफ करना है। तो प्रोडक्ट को साफ करने के लिए कौन सा प्रोसेस लगाओगे? डाउनस्ट्रीम प्रोसेस लगाओगे। तो डाउनस्ट्रीम में हम क्या करेंगे, सफाई करेंगे। दोबारा बता रहा हूं एक बार, 3 क्रिटिकल रिसर्च एरिया याद कर मेरे साथ, जल्दी बता मेरे भाई। सबसे पहला क्या करेंगे, बेस्ट कैटलिस्ट बनाएंगे। दूसरा बता मेरे भाई क्या करेंगे, ऑप्टिमम कंडीशन बनाएंगे ताकि कैटलिस्ट काम कर सके। तीसरा बोल क्या करेंगे, जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी सफाई करेंगे। जैसे दिमाग के तुम्हारे, अभी मैं सफाई करने वाला हूं। इस चैप्टर में जितनी भी गंदगी सारी साफ हो गई, बढ़िया चीज पढ़ दूंगा। चलो आ जाओ अगला देखो। तो मेन एम क्या है बायोटेक्नोलॉजी का? बायोटेक्नोलॉजी 100 बार बता चुका हूं। मेन एम क्या है भैया, हम क्या करेंगे, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंसानों की बढ़ा देंगे जस्ट बाय इंक्रीजिंग द फूड प्रोडक्शन एंड जस्ट बाय एनहांसिंग द हेल्थ। हम उनकी हेल्थ को बढ़िया रखेंगे, हम फूड को ऐसा बना देंगे कि अब इंसान की मौत ही नहीं होने वाली, अब हर पृथ्वी पे, पूरी पृथ्वी पे इंसान ही इंसान होंगे। ऐसा कुछ कर रहे हैं, ठीक है। की आइडिया क्या है? वही सेम है की आइडिया भी जो अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि बायोटेक्नोलॉजी में कॉम्बिनेशन होता है किसका, बायोलॉजी का प्लस टेक्नोलॉजी का। बात समझ में आएगी नहीं?
बहुत बढ़िया। चलो मेरे भाई, अब क्या होता था, 3 मेथड हैं फूड प्रोडक्शन के जिससे हम इंक्रीज कर सकते हैं फूड को। देखो यार, मान लो कि मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि तुम्हें एक फसल लगानी है, मैंने बोला इस फसल की ना बहुत जल्दी जल्दी प्रोडक्शन करनी है, तो तुम बोलोगे कि भैया एक काम कर सकते हैं हम ना, अगर हम एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर करें, खेती बाड़ी करें जिसमें एग्रोकेमिकल लगाएं, मतलब एग्रीकल्चर में केमिकल का यूज करें, एग्रीकल्चर में केमिकल का यूज करें। होता क्या है, जैसे मैंने कोई फसल लगाई, वहां पे ना कीड़े बहुत लग जाते हैं, तो आपने देखा होगा ऐसे कुछ लोग होते हैं जो स्प्रे छिड़क रहे होते हैं। इनसे एक प्रॉब्लम है यार, प्रॉब्लम ये, पहली बात तो ये बहुत महंगे आते हैं, दूसरा अगर मैंने ये ज्यादा इस्तेमाल कर दिया तो सॉइल इनफर्टाइल हो जाती है, तीसरा इससे हार्मफुल कीड़े भी मर जाते हैं, बेनिफिशियल कीड़े भी मर जाते हैं, तो इतना फायदेमंद नहीं है। बात समझ में? फसल तो इंक्रीज होगी, क्वालिटी जो होगी बढ़ेगी, यील्ड जो होगी बढ़ेगी, लेकिन प्रॉब्लम बहुत सारी है। दूसरा देखो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक में क्या करेंगे, जो नॉर्मल हमारे पास काऊ डंग है, गोबर है, हम उससे क्या करने वाले हैं, उससे अपनी फसल को एनहांस करने वाले। यार ये कर तो देगी, लेकिन इससे इतनी यील्ड नहीं हो पाएगी, इतनी पैदावार नहीं हो पाएगी जितनी हमारी जनसंख्या है। मान लो आज मेरे जो लोग हैं उनको आलू खाने का बहुत मन हुआ, अब मैं इतने आलू कहां से लाऊंगा अगर इस टेक्निक पे डिपेंड हुआ, तो हमने थर्ड टेक्निक लगाई जिसको बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग बेस्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। तो इसमें हम क्या करेंगे, ऐसी फसल बनाएंगे, ध्यान से देख, इसमें इमेज भी दिखाई हुई है, जिसका डीएनए मैनिपुलेट कर सकते हैं, जिसका मैनिपुलेट करेंगे और बढ़िया बढ़िया फसल मिलेगी, जिसमें ना तो इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा ना इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, और फसल भी शानदार हो जाएगी। बात समझ में आएगी नहीं आई? बहुत बढ़िया। अब देखो ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या होता है, बेटा एनसीईआरटी की एक लाइन पढ़ा रहा हूं, एक लाइन याद रखना, एक लाइन पढ़ रहे हैं। अब देखो सिंपल, ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या है? ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या हुआ था मेरे भाई, हम लोगों ने जो फूड की सप्लाई थी वो 3 गुना बढ़ा दी थी। तो हमने क्या करा ग्रीन रिवॉल्यूशन में जो फूड की सप्लाई है वो कितना बढ़ा दी थी, 3 गुना बढ़ा दी थी। ठीक है, अब हमें सक्सेस क्यों मिली ग्रीन रिवॉल्यूशन में? हम लोगों ने इंप्रूव क्रॉप वेराइटीज का यूज किया था, बेटर मैनेजमेंट करी थी, और एग्रोकेमिकल का हमने खूब बढ़िया से इस्तेमाल करा, जिससे हमारी जो फूड की सप्लाई थी वो 3 गुना के आसपास बढ़ गई थी। अब आप बोलोगे भैया इंप्रूव क्रॉप वेराइटी, भाई अच्छी फसल का इस्तेमाल किया, अच्छे बीजों का इस्तेमाल किया, बेटर मैनेजमेंट करी, पानी अच्छा लगाया, खाद अच्छा लगाया, हमने इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड अच्छे लगाए, तो आबादी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, यील्ड बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? डेफिनेटली यील्ड बढ़ेगी। अब लिमिटेशंस क्या रही, कुछ ना कुछ तो खामियां भी रही होंगी। अगर हमने किसी चीज पे इतना सारा काम किया तो उसमें कोई ना कोई नेगेटिव पॉइंट्स भी आने वाले हैं। तो देख लिमिटेशन क्या रही, लिमिटेशन ये रही कि जो एग्रोकेमिकल है, अभी बताया था कि जो केमिकल होते हैं जो कमर में बांधते हैं, ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। दूसरा बेटा, जो कन्वेंशनल ब्रीडिंग अगर हम मेथड यूज करते रहते, कौन सी कन्वेंशनल, वही गोबर वाली जो टेक्निक है, अगर हम यूज करते रहते तो उससे हम इतनी ज्यादा डिमांड को पूरा नहीं कर पाते जितनी हमारी आबादी बढ़ती जा रही है। कैसे डिमांड को पूरा करेंगे? तो ये सही नहीं था। बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। अब आगे आ जाओ। अब हमने एक नई टेक्निक लगाई जिसको बोलते हैं टिश्यू कल्चर। देख मेरे भाई, टिश्यू कल्चर क्या होता है? सिंपल सीधी बात है, मान लो ये मेरे पास एक प्लांट है, ये एक न्यूट्रिशन मीडिया, यहां से क्या लेंगे हम, एक सेल निकालेंगे और उस सेल को निकाल के इस न्यूट्रिशन मीडियम में रख देंगे। अब ये सेल कॉन्टिन्यूअसली डिवाइड करेगा और धीरे धीरे छोटे छोटे प्लांट में डेवलप हो जाएगा, धीरे धीरे छोटे छोटे प्लांट में डेवलप हो जाएगा। इन प्लांट को उठाऊंगा जमीन में लगाऊंगा, इन प्लांट को उठाऊंगा जमीन में लगाऊंगा, तो एक सेल से ना जाने कितने सारे हम पेड़ पौधे बना सकते हैं बिना सीड के। बात समझ में आएगी नहीं है? तो बिना सीड के हम एक सेल से बहुत सारे पौधे बना सकते हैं। बात क्लियर है कि नहीं है? बहुत बढ़िया। अब ये जो सेल था जिसने बहुत सारे पौधों को जन्म दिया, इसका मतलब इसके पास डिवाइड होने की एबिलिटी थी, और इसी को बोलते हैं टोटिपोटेंसी। याद रखना मेरे भाई, कि टोटिपोटेंसी क्या होती है? एबिलिटी होती है प्लांट सेल की कि वो क्या कर सकता है, अपने ही जैसे बहुत सारे प्लांट्स को बना सकता है जस्ट बाय डिवाइडिंग। तो टोटिपोटेंसी इज द डिवाइडिंग कैपेसिटी, सिंपल। अब देखो हम लोगों ने क्या रखा है, यहाँ पे न्यूट्रिशन मीडियम रखा, इस न्यूट्रिशन मीडियम को बोलते हैं बेटा कैलस। क्या बोलेंगे? कैलस। याद रखना इस कैलस में क्या क्या होता है, इस कैलस में कार्बन होता है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं, विटामिन्स होता है, और साथ में ग्रोथ रेगुलेटर होते हैं जो ग्रोथ को बढ़ाते हैं। अरे ऐसे ही थोड़ी ना डिवाइड होना चालू हो जाएगा बेटा, कुछ ना कुछ तो न्यूट्रिशन रखना पड़ेगा। तो इमेज में ये नीचे न्यूट्रिशन दिख रहा है व्हाइट व्हाइट सा, यही है तुम्हारा कैलस न्यूट्रिशन मीडियम। इसमें ये 4 चीजें डाली जाती है, तब जाके वो एक सिंगल सेल डिवाइड होता है, अदरवाइज वो सिंगल सेल डिवाइड नहीं होगा। दिमाग में बैठा कि नहीं बैठा? और दूसरा, ये जो छोटे छोटे प्लांट बने हैं मेरे भाई बच्चे, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे एक्स प्लांट्स। तो याद रखना इनको एक्स प्लांट्स बोलते हैं। आसान है कि नहीं है? मजा आ रहा है नहीं आ रहा है? बोर नहीं होना, थोड़ी सी देर और बस खत्म कर देंगे। अब देखो माइक्रो प्रोपोगेशन क्या होता है। माइक्रो प्रोपोगेशन वही एक टेक्निक है जिससे हमने क्या करा, छोटे से सेल से इतने सारे प्लांट बना दिए थोड़ी सी देरी के अंदर। तो हम इसमें क्या करते हैं, रैपिड प्रोडक्शन करते हैं। किसका भैया? बहुत सारे प्लांट्स का फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट सेल। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? इसमें हम कौन कौन से प्लांट बनाते हैं? इसमें हम टमाटर बनाते हैं, इसमें हम केला भी बनाते हैं, और इसमें हम एप्पल भी बनाते हैं, यानी कि सेब। आई बात समझ में? अब देखो क्या क्या फीचर रहेंगे यार। प्रॉब्लम
मतलब ये है कि मान लो मैंने ये अगर प्लांट लिया और इससे एक सेल निकाल के बहुत सारे मैंने छुटके प्लांट बना दिए, तो यार ये दिखने में सारे के सारे सेम होंगे, सारे के सारे सेम होंगे, ये बाहर से भी दिखने में सेम होंगे, इनका ब्लड भी सेम होगा। तो जब बाहर से सेम होंगे तो मॉर्फोलॉजी बोली जाएगी, और जब इनका ब्लड सेम होगा तो जेनेटिकली बोला जाएगा। और इस कंडीशन को बोलते हैं सोमा क्लोन। पेपर में आया, भूलना नहीं है मेरे भाई, क्या बोलेंगे? सोमा क्लोन। तो सोमा क्लोन होता है, पर इसकी एडवांटेज क्या है? इसकी एडवांटेज ये है कि भैया हम इसमें एकदम क्विक प्लांट बना सकते हैं, और वो भी डिजीज फ्री। कैसे बना सकते हैं? डिजीज फ्री। अब आपके मन में आ रहा होगा डिजीज फ्री की बात हो रही है, आओ समझाता हूं, टेंशन मत लो, सुनो ध्यान से। मान लो ये मेरा न्यूट्रिशन रिच मीडिया है, ये मेरा क्या है? न्यूट्रिशन रिच मीडिया। गलती से अगर मैंने एक सेल यहां से निकाल लिया और इसको यहां डाल दिया और छोटे छोटे प्लांट मेरे नन्ही जान बना डाले, तो सारे के सारे बीमार हो जाएंगे मेरे भाई। एक भी पौधा ऐसा नहीं होगा जो जिसमें बीमारी नहीं आएगी, क्योंकि तो पहले से बीमार है। और सेल भी तुमने कौन सा वाला निकाला? बीमार वाला निकाला। तो तुम्हें क्या करना है? तुम्हें बीमार पौधे बनाने हैं क्या? अरे तुम्हें तो ऐसे पौधे बनाने हैं ना जो एकदम सही हो, बीमारी लेस हो, जिनमें बीमारी ना हो। तो देख सिंपल क्या करेंगे, ऐसे पौधे बनाने के लिए हम उसकी ग्रोइंग टिप से निकालेंगे, जिसको बोलते हैं एक्सिलरी बड। तो ये कौन सा बड है मेरे भाई? एक्सिलरी बड। ये वो जगह होती है जहां पे जस्ट अभी नए सेल बने हैं, जस्ट अभी नए सेल, यहां तक बीमारी पहुंच नहीं पाती। समझने की कोशिश कर, बीमारी यहां होगी, लेकिन यहां तक नहीं पहुंच पाएगी इतनी जल्दी। तो हम क्या करेंगे? टिश्यू कल्चर करने के लिए सेल्स कहां से निकालते हैं? जल्दी बता, कहां से निकालते हैं? एपिकल मेरिस्टेम से। याद रहेगा बच्चे, याद रहेगा कहां से निकालना है? एपिकल मेरिस्टेम से निकालना है। एग्जांपल बनाना, शुगर केन एंड पोटैटो, यहां से हम बनाते हैं। आसान है कि नहीं है? शाबाश, बहुत बढ़िया। अब देखो सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है बेटा? सोमैटिक का मतलब होता है सेम सेल, और हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है मिक्सिंग, दो सेल्स की मिक्सिंग कर देना। दैट इज कॉल्ड सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। दिमाग लगा, समझ। मान ले एक सेल ये हो गया, एक सेल ये हो गया, इसकी बाहर वाली लेयर को गायब कर दे, बाहर वाली लेयर को गायब कर दे। बोल बात समझ में आई? ये बाहर वाली लेयर बच्चे गायब हो गई। अंदर क्या है? कंटेंट दिख रहा है। अंदर क्या दिख रहा है तुम्हें? कंटेंट दिख रहा है, जिसको बोलेंगे प्रोटोप्लास्ट। दोनों को फ्यूज करा दो। बाहर वाली सेल वॉल गायब करी, बाहर वाली सेल वॉल गायब करी, दोनों को फ्यूज कराया। फ्यूज कराने के बाद एक नए सेल का जन्म हुआ, और इसी टेक्निक को बोलते हैं सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। आसान है कि नहीं है? तो हमने क्या लिया? एक पोमैटो जैसा सोमैटिक हाइब्रिड फ्रूट बनाया। उसमें क्या करा? हमने टमाटर लिया, उसमें हमने क्या करा? आलू लिया। टमाटर की बाहर वाली लेयर, टमाटर के सेल की बाहर वाली लेयर गायब करी, आलू के सेल की बाहर वाली लेयर गायब करी, दोनों को फ्यूज करा दिया, और एक नई चीज का जन्म हो गया, जिसको बोलते हैं पोमैटो। हाँ, पोमैटो को बना दिया जरूर है, लेकिन इसको अभी कमर्शियली हम यूज नहीं करते हैं। कुछ ऐसा दिखता है, देख बाहर वाली परत आलू जैसी, अंदर जैसी टमाटर जैसी। न्यूट्रिशन ज्यादा होगा, नो डाउट इसमें। देखिए इस सुंदर से आदमी ने हमारे लिए पोमैटो का जन्म किया है। आसान है कि नहीं है? बहुत बढ़िया। अब देखो बायोटेक्नोलॉजी में हम किसका इस्तेमाल करते हैं? जीएमओस का इस्तेमाल करते हैं। भैया जीएमओ क्या होता है? जीएमओ स्टैंड फॉर द जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ये वो ऑर्गेनिज्म है मेरे भाई जिनका जो जीन है, जिनका जो डीएनए है, वो हमने मॉडिफाई करा हुआ है। तो इन ऑर्गेनिज्म का हम लोगों ने क्या कर रखा है? डीएनए मॉडिफाई कर रखा है, और इनको हम अपनी लैब्स में यूज करते हैं प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। बहुत शानदार। ज्यादातर जो हम यूज करते हैं वो हम रैट्स का इस्तेमाल करते हैं, याद रखना, ठीक है? इसमें दिखाई नहीं, आगे बता दूंगा। तो देखो अब क्या होता है, वाई जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स क्यों बनाते हैं भैया? हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स इसलिए बनाते हैं ताकि हम दो चीजों से ओवरकम कर जाएं। पहला को क्या क्या प्रॉब्लम आती है? पहला यार, अगर जब हम फसल लगाते हैं ना, तो उसमें हमें ये इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड बहुत डालने पड़ते हैं। मैंने अभी बताया इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का एक फायदा तो है। क्या फायदा है? कि जब आप इनको छिड़कोगे ना, छिड़कने के बाद इंसेक्ट तो मर जाएंगे, लेकिन ये जो हार्मफुल इंसेक्ट थे वो भी मरे, बेनिफिशियल वो भी मरे। इसके अलावा जो ये जहर है, वो जहर जमीन से होता हुआ फ्रूट में नहीं जाएगा क्या? और वो फ्रूट कौन खाता है? हम लोग खाते हैं, तो ये हमारे अंदर भी पहुंच जाएगा। तो मेन प्रॉब्लम ये आ गई। दूसरा देख, दूसरा क्या करेंगे? रिड्यूस केमिकल फर्टिलाइजर। ये तो हो ही गया। दूसरा क्या करेंगे? यील्ड कर देंगे ज्यादा। कहने का मतलब लैंड एरिया कम होगा। देख कितना छोटा सा लैंड है, लेकिन कितनी सारी फसल लगाई हुई है। तो छोटे से लैंड एरिया में हम लोग क्या करेंगे? बहुत लार्ज अमाउंट की फसल लगा सकते हैं। इसलिए हम जीएमओस का यूज करते हैं। इसलिए हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बनाते हैं, जिनका डीएनए हम ऑल्टर कर देते हैं। अब हमें इस चीज की टेक्निक की इस्तेमाल नहीं पड़ता। अब हम छोटे से एरिया में हम बहुत सारी फसल उगा लेते हैं, ठीक है? एडवांटेजेस क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। देख क्या करेंगे? टॉलरेंस बना देंगे एबायोटिक स्ट्रेस से। होता क्या था पहले? अगर सूखा पड़ गया मेरी फसल मर गई यार, ज्यादा बरसात हो गई तो भीग कर मर गई मेरी फसल यार, ज्यादा गर्मी पड़ गई तो मेरी फसल दिक्कत हो गई। अब ऐसे ऑर्गेनिज्म बना दिए, ऐसे प्लांट बना दिए जिन पे इनका कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है।
और वो प्लांट खड़ा है, चाहे सूखा हो, बरसात हो, गर्मी हो, कोई दिक्कत नहीं है उस पौधे को। दूसरा, पेस्ट रेजिस्टेंट। पेस्ट रेजिस्टेंट का मतलब क्या हुआ, कुछ पौधे ऐसे होते थे जिन पे कीड़े भाग भाग कर आते थे कि चलो साले इसको खा लेते हैं हम लोग। अब हमने ऐसे पौधे बना दिए कि अब कीड़े आते ही नहीं, अब हमें केमिकल छिड़कना ही नहीं पड़ता। तीसरा, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, मतलब मैंने क्या करा, कटाई कर दी, छटाई कर दी और उसको कोल्ड स्टोरेज में रख दिया, और वहां पे देखा तो वहां पे सड़ गया यार, मेरा आलू टमाटर पौधा सब सड़ गया। तो मैंने क्या करा, ऐसा ऑर्गेनिज्म बनाया, ऐसा फ्रूट बनाया, ऐसा पौधा बनाया जिसमें हार्वेस्ट लॉस नहीं हो रहे। चलो यार वापस से शुरू करते हैं। एक्चुअल में क्या था, मेरा कैमरा ना बार बार हीट हो जाता है और मुझे पता भी नहीं चल रहा कि ये कब हीट हो गया और कब बंद हो गया, तो दिमाग खराब हो रखा है एक्चुअल में इसकी वजह से, बार बार हीट हो जाता है, बार बार बंद हो जाता है। तो एक काम करते हैं, जहां पे छोड़ा था ना वहीं से वापस से शुरू करते हैं। चलो टाइम वेस्ट नहीं कर देंगे तुम लोगों का, आ जाओ वापस से वहीं शुरू करते हैं। छोड़ो इस कैमरे को, तो हीट होता ही रहेगा बार बार। देखो भैया, तो तुम लोगों ने क्या करा था, यहां तक कर लिया ना, प्रिवेंट पोस्ट हार्वेस्ट लॉस। आओ बेटर मिनरल अपटेक एफिशिएंसी को दोबारा समझते हैं। देखो बेटर मिनरल अपटेक एफिशिएंसी का सीधा मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब ये है कि मान लो मैंने यहां पे एक फसल लगा दिया, एक पौधा लगा दिया यार, ये पौधा क्या करता है, आसपास के सारे न्यूट्रिशन को चोरी कर लेता है, सारे न्यूट्रिशन को खा जाता है, और उसके बाद इसकी यील्ड भी नहीं आ रही है, तो बाकी पौधों के लिए कुछ बच ही नहीं रहा है। तो हम क्या करेंगे, जेनेटिकली मॉडिफाई करके एक ऐसा प्लांट बनाएंगे जो कम न्यूट्रिशन लेके ज्यादा यील्ड बना कर देगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? अगला क्या है, इंप्रूव न्यूट्रिशन वैल्यू। यार तुमने सब काम कर लिए, तुमने उसको कीड़े से भी आजाद कर दिया, तुमने उसकी न्यूट्रिशन क्वालिटी भी बढ़ा दी, ये मिनरल अपटेक एफिशिएंसी भी बढ़ा दी, लेकिन उसमें न्यूट्रिशन ही नहीं है, तो ऐसे पौधे का भी क्या फायदा। तो हम लोग क्या करेंगे, एक ऐसी फसल तैयार करेंगे जिसके अंदर न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा होगा। तो हम लोगों ने खास तरीके का चावल बनाया जिसको बोलते हैं गोल्डन राइस। गोल्डन राइस का मतलब ये नहीं है नलायको कहीं उसमें उसके चावल को तोड़ तोड़ के देखोगे उसमें सोना चांदी बाहर निकलेगा। गोल्डन राइस का मतलब है उसके अंदर विटामिन ए की मात्रा ज्यादा होगी। और लास्ट, हम इसको इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए भी यूज करते हैं, जैसे कि हम लोग स्टार्च बनाएंगे, बायोफ्यूल्स बनाएंगे और दवाइयां भी इससे बनाते हैं। बात समझ में आएगी नहीं? तो ये पॉइंट्स हैं, एग्जाम में आते हैं, और ये गोल्डन राइस वाला तो मेरे भाई याद ही रखियो, कहीं भूल जाए कहीं, ठीक है। अब देखो बीटी क्रॉप और नेचुरल बायोपेस्टिसाइड क्या होता है। हुआ क्या था यार, मैंने एक खेत में ना एक फसल लगा दी, कुछ टाइम पहले मैं खेती करा करता था तो तब की बात है। तो मेरे खेत में क्या हुआ, बहुत सारे कीड़ों ने आकर आतंक मचा दिया और मेरी पूरी फसल को नाश करना शुरू कर दिया। मैं मार्केट में गया, मार्केट में जाने के बाद मैं इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड खरीद के ले आया। अब जैसे ही मैं इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड खरीद के लाया और मैंने उनके ऊपर छिड़का, तो मैंने देखा यार कि जो हार्मफुल है वो तो मर गए, लेकिन साथ में जो मेरे लिए फायदेमंद थे साले वो भी कीड़े मर गए। उसके अलावा वो जो टॉक्सिसिटी थी, वो जो जहर था, वो जहर जैसे ही मैंने छिड़कने के बाद वो जमीन में गया और जमीन से होता हुआ वो मेरे पौधे में चला गया, और जब मैंने उसको पौधे को खुद खाया तो वो जहर मेरे अंदर आ गया। तो भैया नुकसान ही नुकसान है। तो इस चीज से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक खास तरीके के बैक्टीरिया का यूज करते हैं जिसको बोलते हैं हम बैसिलस थुरियोजेनेसिस। तो देखो कहां पे इसका इस्तेमाल करा गया, इसका इस्तेमाल करा था हम लोगों ने कैटरपिलर पे। कहां पे इस्तेमाल करा था, कैटरपिलर, ये बटरफ्लाई का लार्वा होता है। ये क्या करता है यार, बार बार आता है और मेरी फसल को खाना चालू कर दिया। मैंने कहा साले को छोड़ूंगा नहीं, मैंने कहा तू खा फसल, तेरे को बताता हूं बेटा। मैं गया मार्केट, मैंने क्या करा, बॉटल लेकर आया जिसमें पीटी नाम का बैसिलस थुरियोजेनेसिस भरा हुआ था। मैंने क्या करा, लिया और उसको उस प्लांट के ऊपर स्प्रे कर दिया। अब जैसे उसको स्प्रे करा, देखिए बैसिलस थुरियोजेनेसिस पड़ा हुआ है। अब क्या करेगा, जैसे ये कैटरपिलर आएगा इसको खाने की कोशिश करेगा, ये इसके पेट में चला जाएगा और पेट में जाने के बाद इसके सेल में लाइसिस कर देगा, फाड़ देगा इसके सेल को और फाइनली इसकी मौत हो जाएगी। अब इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ कि केवल इससे कैटरपिलर मरेगा, लेकिन जो हमारे लिए बेनिफिशियल था उनकी डेथ नहीं होगी। क्या ये मुझको नुकसान पहुंचाएगा? नहीं बेटा, ये इंसेक्ट स्पेसिफिक होता है। इसके अलावा ये जो टॉक्सिन है, इससे हम क्या क्या किल कर सकते हैं, डिप्थीरियंस को किल कर सकते हैं। डिप्थीरियंस में क्या आते हैं, फ्लाइज एंड मॉस्किटो आते हैं, बीटल्स आते हैं, टोबैको, बर्डवॉर्म, आर्मीवॉर्म, इन सारी चीजों को हम बैसिलस थुरियोजेनेसिस की मदद से किल कर सकते हैं। खोपड़ी में घुसा मेरे भाई। अब सवाल तेरे मन में ये आ रहा होगा, भैया ये कैसे काम कर रहा है। सबर मेरे भाई, सब बताएगा तेरा भाई, चिंता मत कर, आजा। अब ये काम कैसे करता है और ये जो बीटी टॉक्सिन है क्या होता है। देखो बच्चों, ये जो बैसिलस थुरियोजेनेसिस है ना, इसके अंदर एक खास तरीके का ना टॉक्सिन होता है जिसको बोलते हैं प्रोटॉक्सिन। जब जैसे ही ये प्रोटॉक्सिन उसके शरीर में जाता है, किसके, ये जो कीड़ा लग गया था, इंसेक्ट लग गया था, जैसे उसके पेट में जाता है, उसके पेट में एल्कलाइन पीएच मिलता है, और एल्कलाइन पीएच मिलने के बाद ये जो प्रोटॉक्सिन है ये एक्टिवेट हो जाता है, और एक्टिवेट होने के बाद ये क्या करेगा, उसके पेट में जो एपिथेलियल सेल्स है ना, एपिथेलियल सेल से जाके चिपक जाएगा, और जैसे ही चिपकेगा वहां पे सूजन करेगा और सूजन करके उसको फाड़ देगा, सेल अंदर ही अंदर फट जाएगा, और जैसे ही अंदर फट जाएगा तो ऑटोमेटिक उस कीड़े की क्या हो जाएगी, मौत होगी कि नहीं होगी मेरे भाई। बात समझ में आएगी नहीं है? बहुत बढ़िया। तो याद रखना, ये जो बीटी टॉक्सिन है ये इनएक्टिव होता है। कहां इनएक्टिव होता है, जब ये बैसिलस थुरियोजेनेसिस के अंदर होता है। इसको एक्टिव होने के लिए एल्कलाइन पीएच चाहिए जो इंसेक्ट के पेट में मिलेगा। ये जो है एक्टिवेट होगा बाद में प्रोटॉक्सिन से और बाइंड करेगा एपिथेलियल सेल से, और वहां पे पोर करेगा, सेल करेगा, बस करेगा, इंसेक्ट की क्या हो जाएगी, फाइनली मौत हो जाएगी। बात समझ में आएगी नहीं आई? तो ये चीजें ध्यान रखनी है। सवाल यह है कि भैया ये बीटी टॉक्सिन खुद बैसिलस थुरियोजेनेसिस को क्यों नहीं मार देता। तो यार खुद दिमाग लगा, इसको एक्टिव होने के लिए एल्कलाइन पीएच चाहिए। जब तक ये बाहर रहेगा ये इनएक्टिव रहता है, और ये एल्कलाइन पीएच मिलने के बाद ही एक्टिव होगा, तभी उसकी मौत हो सकती है, अदरवाइज
उसकी डेथ नहीं होगी, इसलिए ये बैसिलस thuringiensis को भी हार्म नहीं करता। अब बीटी कॉटन के कुछ हमारे पास एग्जांपल है। अब हम लोगों ने क्या करा, इसको यूज किया था कॉटन प्लांट में, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, बीटी कॉटन रख दिया। अब मान लो हमारे पास क्या है, हमारे पास ना एक प्रॉब्लम है बहुत बड़ी, जिसको बोलते हैं कॉटन बॉलवॉर्म। यार ये कीड़ा क्या करता है, ये जो मेरा कॉटन का प्लांट है ना साला, इसको खराब कर देता है, पूरा हार्म कर देता है, छेद कर देता है। दूसरा क्या है, कॉर्न बोरर। ये कॉर्न बोरर को क्या करता है, ये देख रहे हैं कीड़ा, ये मेरे कॉर्न में छेद कर देता है, पूरी फसल खराब हो रही है। तो मैं इनको कंट्रोल करने के लिए बीटी का इस्तेमाल करूंगा, और इसमें कौन कौन से जीन का इस्तेमाल करूंगा, Cry1AC, Cry2AB, Cry1AB, और इनको हम लेंगे और कहां डाल देंगे, इनको हम लेंगे और इनको हम प्लांट में इंट्रोड्यूस कर देंगे। अब जब इनको प्लांट में इंट्रोड्यूस कर देंगे, ऑटोमेटिक ये प्लांट क्या करेगा, इनको धीरे धीरे किल करना शुरू कर देगा। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? बहुत बढ़िया। बस इसमें ये वाला सवाल आता है कि व्हाई बीटी टॉक्सिन डज नॉट किल द बैक्टीरिया इटसेल्फ, क्यों? क्योंकि उसके पास अल्कलाइन पीएच नहीं है, जो कीड़े के अंदर ही होता है। ओहो हो, बहुत बढ़िया टॉपिक का जन्म हो गया, जिसका नाम है पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट, जिसको बोलते हैं आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक। बहुत ध्यान सुनना, कीड़ों को मारने के लिए हम लोग एक बहुत बेहतरीन टेक्निक लगाते हैं, जिसको बोलते हैं आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक। ये दिख रहा है यार, ये टोबैको का प्लांट है, बहुत ही बेकार हालत में इस समय। इसको हम सही करेंगे, तो कैसे सही करेंगे उसको समझने की कोशिश करते हैं। अब एक बात समझो, आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक क्या होती है बेटा? इसमें हम क्या करेंगे, आरएनए के साथ छेड़छाड़ कर देंगे, आरएनए के साथ छेड़छाड़ कर देंगे, और इसी को बोलते हैं आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक। समझने की कोशिश करना, बहुत ही इजी वे में समझा दूंगा, मजा आ जाएगा बेटा। देखो होता क्या है, हमारे पास ना एक निमेटोड है, एक हमारे पास क्या है, निमेटोड, जिसको हम कीड़ा बोलेंगे। इसका नाम है मेलोडिगाइन इनकोग्निटा। क्या बोलेंगे इसको? मेलोडिगाइन इनकोग्निटा। ये हमारे पास एक निमेटोड है। ये क्या करता है, खाने की तलाश में टोबैको के पौधे के पास भागता है, मतलब ये तंबाकू खाता है, साला नशेड़ी आदमी है। बात समझ में आई कि नहीं? ये बहुत नशे वाला कीड़ा है। तो ये क्या करेगा, तंबाकू के पेड़ के पास जाएगा, और तंबाकू के पेड़ के पास जाने के बाद, टोबैको के पेड़ के पास जाने के बाद, वहां पे उसे फीड करेगा, उस पे खाना चालू करेगा। यहां तक तो ठीक था कि तू खा ले मेरे भाई। खाने के बाद क्या करता है, जैसे ही उसको खाने जाता है, वहां पर जाने के बाद ये क्या करता है, कुछ केमिकल सिक्रीट कर देता है, कुछ केमिकल छोड़ देता है। जो केमिकल जब ये छोड़ेगा, तो वहां पर एक प्रॉब्लम हो जाती है, जिसको बोलते हैं रूट नॉट डिजीज। रूट नॉट डिजीज में क्या होगा, जब वो केमिकल छोड़ेगा ना, तो रूट में इस तरीके से गोले गोले अंडे अंडे जैसे तुम्हें दिखाई देंगे, इसको बोलते हैं रूट नॉट डिजीज। आप बोलोगे रूट नॉट डिजीज बनती कैसे? भाई साहब, यहाँ के सेल ना कंटिन्यूअसली डिवाइड करते रहते हैं, डिवाइड करते रहते हैं, फोड़ा सा बन जाता है, मोटा सा एक गोला सा बन जाता है। देख यार पहले वाले डायग्राम में, देख देख देख, क्या ये गोल गोल से अंडे अंडे से दिख रहे हैं? ये क्यों बने हैं? क्योंकि साले ने खाया तो खाया, लेकिन उसमें जाके उसको इन्फेक्ट भी कर दिया। तो मैंने बोला बेटा तेरे को तो मैं जिंदा छोड़ने नहीं वाला, तो मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो अब जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले समझो एक बात समझना कि सिक्रीशन आई कहां से। दिमाग लगा और बता, क्या इसके अंदर, निमेटोड के अंदर डीएनए? हाँ भाई, हर ऑर्गेनिज्म के अंदर डीएनए। डीएनए से क्या बनता है? एमआरएनए बनता है। एमआरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन। अब प्रोटीन तो इसको सर्वाइवल में हेल्प कर देगा, लेकिन ये जो प्रोटीन है आगे चल के कुछ सिक्रीशन बनाता है, जो ये सिक्रीशन यहां छोड़ रहा था। तो इन शॉर्ट अगर मैं क्या करूं, इस एमआरएनए को यहां पे ब्लॉक कर दूं किसी तरीके से, तो प्रोटीन नहीं बनेगा। प्रोटीन नहीं बनेगा तो इसके सर्वाइवल के चांस खत्म। तो सिक्रीशन की तो बहुत दूर की बात है, तो साले को यहीं मार देंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो हम क्या करेंगे, इसके आरएनए के साथ छेड़छाड़ करेंगे, आरएनए को इंटरफेयर करेंगे। आजा मेरे भाई, कैसे इंटरफेयर करते हैं देख दिखाता हूं। बोल, बात समझ में आई कि नहीं आई? बहुत बढ़िया, दिमाग लगा जल्दी। एक होने क्या वाला है, ये हम लोगों ने क्या करा, ये हमारा कीड़ा है। मैंने क्या करा, इस कीड़े को मारने के लिए इसी कीड़े का जीन लिया, इस कीड़े का जीन लिया और प्लांट में घुसा दिया। किसमें घुसा दिया? प्लांट में। अब प्लांट में ऐसा नहीं है कि मैंने फूंक मार के घुसा दिया, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इसके अंदर डालने के लिए एक खास तरीके का वेक्टर का यूज करते हैं, जिसको बोलते हैं एगेरोबैक्टीरियम। क्या बोलेंगे? एगेरोबैक्टीरियम ट्यूनिफिकेंस। तो पूरा नाम नहीं लिख रहा यार, इतनी स्पीड नहीं है मेरे पास लिखने की। एगेरोबैक्टीरियम ट्यूनिफिकेंस का यूज करते हैं, जिसको हम जड़ों में छोड़ देते हैं, और जड़ इसको सोख कर, एब्जॉर्ब करके ऊपर पहुंचा लेती हैं। अब निमेटोड का जीन यहां आ गया। अब जब निमेटोड का जीन यहां पे आया, क्या निमेटोड का जीन डीएनए बनाएगा? तो इसने डीएनए बनाना शुरू करा। अरे क्या डीएनए एमआरएनए बनाएगा? बिल्कुल एमआरएनए बनाएगा। अब जब इसने एमआरएनए बनाया ना, तो मैंने यहां पे क्या करा, एक केमिकल डाल दिया, और उस केमिकल का नाम है डाइसर एंजाइम। अब ये डाइसर क्या करेगा, एमआरएनए में कट्स लगा देगा। देख, एमआरएनए में कट्स लगाए, कट्स लगाने के बाद एमआरएनए अलग हो गया। अब ये जो एमआरएनए बना, ये एमआरएनए धीरे धीरे कन्वर्ट होगा किसमें? RICS, रिस्क में, जिसको बोलते हैं हम बेटा RNA इंड्यूस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। तो हमें क्या करना है, हमने इसका, ये जो हमारे पास डीएनए है, इसका हमने क्या बना दिया, रिस्क बना दिया प्लांट में डाल के। बात समझियो, खोपड़ी में घुसा लियो। बात समझ में आएगी नहीं आई? क्यों बनाया? ताकि मैं इसके एमआरएनए को ब्लॉक कर सकूं। तो अब मेरे पास रिस्क बन के तैयार हो गया। अब क्या होगा, कहानी आगे समझ। इसके अंदर रिस्क बैठा हुआ है, रिस्क बैठा हुआ है। ये नीच आदमी ये तो मानेगा नहीं, खाए बिना, तो ये जाएगा, कहेगा मैं तो खा के आता हूं। एंड जैसे ही इसको खाने आएगा, ये रिस्क इसकी बॉडी में घुस जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? बहुत बढ़िया। अब देखा आगे क्या होगा, ध्यान सुनियो।
जैसे ये निमेटोड क्या करेगा, इसको खाने आएगा। रिस्क किसकी बॉडी में था, अब देख ये क्या बनाता था, डीएनए, डीएनए से क्या बनाता था, एमआरएनए। ये किसका है, पर्पल वाला, ये इसका है, ठीक है। अंदर क्या बैठा होता, रिस्क नाम का एमआरएनए बैठा होता, और वो रिस्क जो एमआरएनए था मौका देखते ही क्या करेगा, इसके साथ जुड़ जाएगा। और जुड़ने के बाद अब ये सिंगल स्ट्रैंडेड हो गया, डबल स्ट्रैंडेड हो गया, डबल स्ट्रैंडेड हो गया। तो यहाँ क्या लिखा है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। देख डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना, एंड जैसे ही डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनेगा, अब प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं होगा, क्योंकि बेटा एमआरएनए ही प्रोटीन बनाता है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रोटीन नहीं बनाता। और जब प्रोटीन नहीं बनाएगा तो हमारा निमेटोड फाइनली क्या हो जाएगा, स्वर्ग की तरफ पधार जाएगा। अब यार इसमें लिखा है कि हम इसमें रिस्क में किसका इस्तेमाल करते हैं, तो बेटा इसमें हम एंटीसेंस का इस्तेमाल करते हैं, एंटीसेंस। अब ये एंटीसेंस और सेंस क्या होता है, ये जो एमआरएनए है ना, एमआरएनए में कुछ कोडिंग सीक्वेंस होते हैं जहां पे कोड लगे होते हैं, ATGC ऐसे इस तरीके से, AUGC, क्योंकि एमआरएनए में यू होता है। तो याद रखना एंटीसेंस का मतलब यहां पे कोडिंग सीक्वेंस नहीं होते, और सेंस क्या होता है, जिसमें कोडिंग सीक्वेंस होते हैं। तो हम क्या करते हैं, सेंस वालों को हटा देते हैं, इसके अंदर जब बनाने वाले होते हैं केवल एंटीसेंस बच जाता है जो इसके साथ जाके बाइंड होता है। और फाइनली यहां पे हम लोगों ने क्या करा, इस वाले पेस्ट रेजिस्टेंट टॉपिक का बहुत डिटेल से समझ लिया। फिर भी अगर कोई डाउट है ना नहीं जान, तो मेरे को एक बार दोबारा बता देना, धीरे तरीके से प्यारे तरीके से समझा दूंगा। अभी तो मैं रैपिड रिवीजन करा रहा हूं, फिर भी एक एक पॉइंट पढ़ा रहा हूं एनसीईआरटी का। तब भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, ठीक है। बहुत बढ़िया, चलो आप क्या देखेंगे, सॉल्यूशन है आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक, ये वही लिखा हुआ है मेरी भाई कि हाउ टू यूज आरएनए फलाना ढिमकाना एग्रोबैक्टीरियम बैक्टीरियम, मेरे को भी नहीं आता, चल हाँ समझ लिया। अब देखो बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन इन मेडिसिन, तो हम लोग क्या करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी की मदद से एप्लीकेशन में, बायोटेक्निकल एप्लीकेशन में हम मेडिसिन भी बनाते हैं। अब मेडिसिन बनाने के लिए हमें क्या करना है, मेडिसिन बनाने के लिए हम लोग बैक्टीरिया का इस्तेमाल करेंगे। जो भी हमें क्या चाहिए, जो भी हमें प्रोडक्ट बनाना है, हम अपना डीएनए लेंगे, उसको बैक्टीरिया के साथ जोड़ देंगे। अब बैक्टीरिया हमारे डीएनए को अपने डीएनए समझ के पढ़ेगा और हमारे लिए फाइनली क्या बनाना चालू कर देगा, जो भी प्रोडक्ट है या जो भी मेडिसिन है वो बनाना चालू कर देगा। यार फिर हीट हो गया यार, भाई मैं तो कसम से खा रहा हूँ, इसको बहुत परेशान हो गया हूँ, बहुत ज्यादा परेशान हो गया हूँ। अब ठीक है, फिर हीट हो गया यार, ये कैमरा दिमाग खराब कर दिया यार इसने तो। अब देखो कोई बात नहीं, जब तक चल रहा है तब तक चल रहा है, जैसे ही खत्म हो जाएगा मेन पार्ट तो हो ही गया, 5-7 मिनट का बचा। देखो यार, तो हम क्या करेंगे, एडवांटेज हम क्या कर सकते हैं इससे, पहले क्या करता, हम जो भी दवाइयां बनाते थे उन दवाइयों से एक प्रॉब्लम होती थी। प्रॉब्लम ये होती थी कि दवाइयां बना तो ली, लेकिन उनसे हमें साइड इफेक्ट्स आते थे। तो अब हम लोगों ने क्या करा, कुछ हमने बायोटेक्नोलॉजी की मदद से ऐसी दवाइयां बनाई है जो अब हमारे इम्यून रिस्पांस को ट्रिगर नहीं करती हैं। पहले वाली हमारे इम्यून रिस्पांस को ट्रिगर कर देती थी। अब हम लोगों ने क्या करा, ऐसी दवाइयां बनाई है जो हमें हार्म भी नहीं करती और हमारे इम्यून रिस्पांस में कोई भी दिक्कत नहीं आती है। करंटली आज के टाइम पे हमने 30 रिकॉम्बिनेंट ड्रग्स बनाई है जो ग्लोबली अप्रूव हो चुकी हैं, और 12 हम मार्केट कर चुके हैं इंडिया में। तो ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, ये किताब में लिखा हुआ है। अब देखो आगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। तो हम लोगों ने क्या करा, जेनेटिक इंजीनियर्ड इंसुलिन बनाई है। सबसे पहले इंसुलिन क्या करती है, इंसुलिन पेनक्रियास से निकलती है ह्यूमन बॉडी में, और इसका काम होता है ब्लड शुगर लेवल को रिड्यूस करना। अगर शुगर लेवल ज्यादा हो गया और वो हमारे यूरिन से बाहर निकला तो हमें डायबिटीज नाम की प्रॉब्लम हो जाएगी, तो हमें उसे रोकना होता है। तो इंसुलिन हम बनाते हैं, हमारी बॉडी ऑटोमेटिक सिंथेसाइज करती है। लेकिन जब हमारा पेनक्रियास खराब हो जाता है तो इंसुलिन बनना भी बंद हो जाता है। अब जब बंद हो गया तो हमें इंसुलिन बाहर से लेना पड़ेगा। तो आज से कुछ साल पहले हम लोग क्या करते थे, ये जो इंसुलिन है ये हम कहां से लेते थे, कैटल से लेते थे और पिग्स से लेते थे। लेकिन उसमें प्रॉब्लम यार ये, पहला तो साला ये बहुत महंगा था, उसके बाद ये एलर्जी कर देता था, तो हम क्यों ही लें यार इसको। तो हम लोगों ने सोचा तो एक काम करते हैं, तो अब हम खुद से अपना इंसुलिन बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया की मदद से हम लोग इंसुलिन बनाएंगे। इंसुलिन बनाने को समझिए कैसे बनता है। ह्यूमन इंसुलिन एक प्रोटीन है बेटा। ह्यूमन इंसुलिन क्या है, सबसे पहले एक प्रोटीन है, और इसके अंदर दो चेन होती है, प्रोटीन के अंदर पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, याद रखना, चेन ए एंड चेन बी। और इसके साथ में एक एक्स्ट्रा चीज जुड़ी होती है जिसको बोलते हैं सी पेप्टाइड। और जब तक ये सी पेप्टाइड जुड़ा रहेगा मेरे भाई, तब तक वो जो इंसुलिन है वो इमैच्योर रहता है, वो किसी काम का नहीं होता। तो हमें उसको मैच्योर बनाने के लिए सी पेप्टाइड को हटाना पड़ेगा। और ये जो चेन ए और चेन बी है, ये दोनों एक दूसरे से जुड़ी होती हैं बाय अ डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो याद रखना इनके अंदर कौन सा बॉन्ड होता है मेरे भाई, डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है। देख यार, ये चेन ए, ये चेन बी, बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड हो गया, ये एक एक्स्ट्रा पार्ट हो गया। और जब तक ये साला जुड़ा रहेगा तब तक ये किसी काम का नहीं है। तो इसको हटाएंगे और मैच्योर इंसुलिन को हम बनाएंगे। क्लियर है। अब ये बनाने के लिए बस यार थोड़ा सा बचा है, खत्म हो जाएगा। खत्म हो गया क्या, नहीं चल रहा है, भी चल रहा है। चलो देखो, तो अब हम इसको बनाने के लिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, तो हम लोगों ने पहली बार एक साइंटिस्ट थे, एक कंपनी थी जिसका नाम था इली लिली, यूएसए की कंपनी थी, जिसने पहली बार ई कोलाई की मदद से क्या बना दिया, ह्यूमन इंसुलिन बना दिया। अब ह्यूमन इंसुलिन बनाने के लिए उन्होंने क्या करा, ह्यूमन का पेनक्रियाज में से डीएनए निकाला जो इंसुलिन बनाता था, उसको बैक्टीरिया के साथ जोड़ दिया। देखा, अब जब बैक्टीरिया के साथ जोड़ा तो बैक्टीरिया ने हमारे इस डीएनए को अपना डीएनए समझ के कोड को रीड करा, और रीड करने के बाद पहली चेन और दूसरी
दूसरी चेन बनाई और बाद में हम लोगों ने कुछ नहीं करा, बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड जोड़ दिए और हमारा इंसुलिन बनके तैयार हो गया। अब इंसुलिन का फायदा क्या है, एक तो बैक्टीरिया 20 मिनट के अंदर अंदर बना देता है क्योंकि ई कोलाई ये डिवीजन 20 मिनट में करता है। उसके अलावा बेटा ये हमारी बॉडी में कोई एलर्जी नहीं करता। किसने बनाया था, इली लिली ने बनाया था और इसको मार्केट में आज सबसे ज्यादा यूज कर रहे हैं, यहीं से आ रही है सारी इंसुलिन। समझ में आया? और इस प्रोसेस में यही चीजें याद रखनी है। अब सवाल यह आता है जो कभी पेपर में पूछा जाएगा कि भैया इंसुलिन को मुंह से क्यों नहीं ले लेते, इंसुलिन में इंजेक्शन ही क्यों लगाने पड़ते हैं? क्योंकि इंसुलिन एक प्रोटीन है और प्रोटीन को अगर तुम लोगों ने मुंह से लिया तो पेट में जाते ही एसिड क्या करेगा, उसको डिग्रेड कर देगा, तो इसलिए इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं। क्लियर है मेरे भाई? अरे समझ में आ रहा है यार, बहुत खतरनाक चीज नहीं पढ़ा रहा हूं तेरे को मैं। अगला जीन थेरेपी। जीन थेरेपी क्या होती है? जीन थेरेपी का सीधा मतलब होता है कि यार बॉडी में क्या होता है, मान लो अगर एक पर्सन है उसकी बॉडी में कोई डिफेक्ट है, ठीक है, तो उसको डिफेक्ट को ठीक करने के लिए या फिर अगर उसमें जेनेटिक डिफेक्ट है उसको ठीक करने के लिए हम उसको जो खराब जीन था उसको हटा देंगे और एक सही जीन को हम लगा देंगे। दैट इज कॉल्ड अ जीन थेरेपी। तो जीन थेरेपी में खराब जीन को हटाना है और नए जीन को लगाना है। पहली बार जीन थेरेपी जो थी बेटा एक 4 साल की लड़की को दी गई थी जिसमें एक खास तरीके की प्रॉब्लम थी, एडीए एंजाइम नहीं बनता था, एडिनोसिन डाइअमाइनेज नाम का एंजाइम नहीं बनता था क्योंकि उसके पास, लड़की के पास ये जीन नहीं था। अब ये करता क्या है मेरे भाई, ये क्या करता है, ये तुम्हारे इम्यून सिस्टम को फंक्शन करने में हेल्प करता है। जब तक ये नहीं रहेगा इम्यून सिस्टम फंक्शन नहीं करेगा। आज से पहले कुछ टाइम पहले हम लोग क्या करते थे, इस प्रॉब्लम को सही करने के लिए 2 टेक्निक लगाते थे। पहला तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते थे, दूसरा एंजाइम रिप्लेसमेंट करते थे। अब बोन मैरो में क्या हुआ यार, वो लड़की है, वो लड़की एडीए नहीं बना रही है, उसकी बॉडी में इम्यूनिटी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, बोन मैरो। अब आधी जनता कहती है भैया बोन मैरो क्या होता है? अरे ये लेग की जो बोन होती है ना पैर की, इस पैर की बीन में, जो लोग चिकन खाते हैं उनको पता होगा, तो ये जो पैर की जो बोन होती है इसमें बीच में ना सॉफ्ट स्पॉन्जी पार्ट होता है, इसको बोलते हैं बोन मैरो और यहीं से तुम्हारे आरबीसी डब्ल्यूबीसी बनकर निकलते हैं। तो इसको ट्रांसप्लांट कर दो, इसको किसी और से लेके हटा दो। लेकिन प्रॉब्लम ये यार, इसके लिए हमें डोनर ढूंढना पड़ेगा, मैच बनाना पड़ेगा, तो ये भी एक प्रॉब्लम थी। तो ये आसान काम नहीं था। दूसरा था एंजाइम रिप्लेसमेंट। एंजाइम रिप्लेसमेंट में क्या करते हैं हम लोग, उस बॉडी के, उस लड़की की बॉडी में एडीए नाम का इंजेक्शन लगा देते हैं, उसको एडीए एंजाइम मिल जाएगा, इम्यूनिटी वापस से आ जाएगी। अब ये करने के लिए हमें क्या करना पड़ता था, उसकी बॉडी में से पहले हमें लिम्फोसाइट्स को, जो हमारे डब्ल्यूबीसीज हैं, उनको बाहर निकालेंगे। तो ये उसके पास ये डब्ल्यूबीसी बाहर निकाला, इसके अंदर मैंने क्या करा, एडीए नाम का एंजाइम डाला और एडीए एंजाइम टाइम की ऐसे नहीं डल जाता, इसको वेक्टर के थ्रू डालते हैं। वेक्टर क्या होता है बेटा, जो इसको इसके अंदर डालने का काम करेगा। वेक्टर के थ्रू डालेंगे और डालने के बाद वापस से उस लड़की को इस ब्लड को चढ़ा देंगे। अब जब चढ़ाएंगे तो यार प्रॉब्लम ये आएगी कि ये जो लिम्फोसाइट्स है ना, ये ज्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं करते, इनकी लाइफ साइकिल ही बहुत थोड़ी सी है। तो कुछ समय के बाद ये मर जाएंगे और फिर से हमें उस बच्ची को क्या करना पड़ेगा, फिर से इस टेक्निक को दोहराना पड़ेगा। तो यार ये तो बड़ी परेशानी आ रही थी। तो हम लोगों ने इसका एक परमानेंट इलाज ढूंढा और वो परमानेंट इलाज क्या है कि अगर आप इसको जीन को इंसर्ट कर देंगे, यार प्रॉब्लम तो यही ना, उसकी बॉडी में वो जीन नहीं है, अगर मैंने उसकी बॉडी में वो जीन डाल दिया, लेकिन जीन डालना इतना आसान नहीं है, मेरी बॉडी में ऐसे जीन नहीं डल जाएगा। तो जीन को डालने के लिए हमें कब ध्यान देना पड़ेगा, या तो हम उसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर दें या फिर हमें एम्ब्रियोनिक स्टेज में करना पड़ेगा, जब बच्ची मां के गर्भ में होगी, तभी ये काम कर सकते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये सारा इसके बारे में लिखा हुआ था। खत्म होने वाला है, खत्म होने वाला है, टेंकिंग मतलब। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस का मतलब क्या होता है? मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस का मतलब है भाई साहब, हमें बीमारी होने से पहले ही डिटेक्शन कर लेना है। अब डिटेक्शन के लिए हम कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं? पहला करते हैं पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। यार मान लो कि आपको पता है कि अगर आज बॉडी में एड्स नाम का वायरस आ गया, तो हमें 13 साल से पहले पता ही नहीं चलेगा कि बॉडी में एड्स है, लेकिन सस्पेक्शन होती है। तो हम क्या करेंगे, मुझे लग रहा है कि यार ये तो मेरा डीएनए है, यार ये कुछ है जो मेरे को डाउट क्रिएट कर रहा है, तो मैं इसको बाहर निकालूंगा, पीसीआर नाम की टेक्निक लगाऊंगा, इस डीएनए को बड़ा कर दूंगा। अब यार छोटा था, छुपा हुआ था, दिख नहीं रहा था, बड़ा करके तो दिख जाएगा ना, इसी को बोलते हैं पीसीआर। तो पीसीआर में चीजें बड़ी कर दी जाती है, जो लो अमाउंट में होती है उनको एनलार्ज कर दिया जाता है। बात क्लियर है? और ज्यादातर कहां यूज करते हैं? एड्स पेशेंट में यूज करते हैं। अगला देखो, अगला क्या है हमारे पास, डीएनए एंड आर प्रोब टेक्निक। भैया प्रोब में क्या करते हैं, बहुत ध्यान समझना। देखो सिंपल है यार, ये तुम्हारा डीएनए है, यहां पे सीक्वेंस लगे हैं, कौन कौन से, ए टी जी सी। जल्दी बता, मैंने क्या करा, इसके लिए प्रोब बनाया, प्रोब बना। अब जब मैं प्रोब बनाऊंगा तो ए के सामने क्या आएगा, टी, टी के सामने क्या आएगा, ए, जी के सामने क्या आएगा, सी, और यहां पे क्या आएगा, जी। अब ये प्रोब बन गया। और ये जो प्रोब होता है ना, ये रेडियो एक्टिव है, ये चमकता है, ये साला चमक रहा है, बहुत तेज तेज चमक रहा है, बहुत तेज तेज चमक रहा है, ग्लो कर रहा है। अब मैंने क्या करा, गलती से उस आदमी का जो डीएनए था वो म्यूटेट हो गया, ATGC, यही था ना। तो देख,
टी, जी और सी की जगह आ गया जी। अगर मैं अब इसको छोड़ूंगा, क्या ये यहां पे चिपकेगा? ये यहां पे नहीं चिपकेगा, लेकिन अगर मैं इसको छोड़ूंगा तो यहां चिपक जाएगा। तो इसी को बोलते हैं डीएनए आर प्रोब टेक्निक। तो प्रोब टेक्निक में क्या करेंगे? प्रोब बनाएंगे। अगर डीएनए म्यूटेट हो गया है, बदल गया है, तो वो वापस से वहां पे नहीं चिपकेगा, लेकिन ये यहां पे चिपक जाएगा क्योंकि इसका कॉरस्पॉन्डिंग डीएनए यहां पे तैयार हो रखा है। ये बात समझ में आई? अगला क्या है? एलिसा। एलिसा में क्या करेंगे? एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट। ऐसे इसको दो बेसिस पे काम किया जाता है। पहला एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन, दूसरा क्या करेंगे? ये क्या करता है? बंद हो गया क्या? नहीं चल रहा है मेरे भाई, चल रहा है, भी चलने दो। तो ये क्या करेगा? एंटीजन को डिटेक्ट कर लेगा, ठीक है। दूसरा क्या करेगा? अगर आपके शरीर में एंटीबॉडीज बन रही है तो उनको डिटेक्ट कर लेगा। तो एलिसा में क्या करते हैं? अगर मुझे लगता है कि पेशेंट के बॉडी में कोई प्रॉब्लम है तो मैं देखूंगा यार कहीं इसकी बॉडी में एंटीबॉडीज तो नहीं बन रही है उस बीमारी के खिलाफ। अगर एंटीबॉडीज बन रही है मैं समझ जाऊंगा यार इसको तो वही प्रॉब्लम है, तो एलिसा के अंदर ये करा जाता है। बहुत आसान है बेटा, बहुत आसान है, बहुत ईजी वे में समझा रहा हूं, याद रखना। समझ में आया कि नहीं आया? अब खत्म ही होने वाला है। अगला देखो ट्रांसजेनिक एनिमल क्या होता है भैया? ट्रांसजेनिक एनिमल वो होते हैं जिनका डीएनए हम मॉडिफाई कर देते हैं अपने बेनिफिट्स के लिए, ह्यूमन बेनिफिट्स के लिए, उनसे हम प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए। क्लियर है बेटा? और ज्यादातर इसमें हम किसका यूज करते हैं? 95% चूहे का इस्तेमाल करते हैं। अब ये चूहा नहीं है तो सुअर है याद रखना, ठीक है। अगला क्या है? पर्पस एंड बेनिफिट। ये 5 नंबर में पेपर में आएगा मेरे भाई, रट्टा मार के जाइयो, रट्टा मार के जाइयो, 5 नंबर पेपर में आएगा। पहला, स्टडी ऑफ नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट ऑफ जी। यार मैंने कोई जीन लिया, उस जीन को मेरे को देखना है कि यार वो नॉर्मल फंक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो मैंने क्या करा? उसको, अब ये बंद होने वाला है कैमरा, मैंने क्या करा? उसको एक पर्सन की बॉडी में डाल दिया। अब जब मैं उसको पर्सन की बॉडी में डालूंगा तो यार वहां तो इंसानों का बात हो रहा है, तो मैं उस पर तो एक्सपेरिमेंट कर नहीं सकता। हाँ मेरा दोस्त अलग है, उसकी बॉडी में जरूर करूंगा तो वहां नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे? ट्रांसजेनिक एनिमल लेंगे, उसकी बॉडी में डालेंगे। माफ करना मेरे भाई, ये 2 बार बंद हो चुका है और मुझे लग रहा है तीसरी बार ही बंद हो जाएगा, तो उससे पहले इसको मैं दिखाई लूंगा इस बार। अगर इसमें ये बार बार प्रॉब्लम होने लगी ना तो मैं इसको ठीक करा लूंगा। एक काम करते हैं, फटाफट से इसको फिनिश कर देते हैं। तो देखो पर्पस एंड बेनिफिट्स में क्या, यहीं पे छोड़ा था ना पर्पस एंड बेनिफिट, दिमाग खराब हो गया अब तो मेरा सही में। पर्पस एंड बेनिफिट्स में मैंने आपको ये बताया कि हम इसमें देखेंगे नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट का ये मतलब है भाई कि मान लो मेरे को एक जीन है, मुझे उस जीन को चेक करना है कि यार ये सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो मैं इंसानों में नहीं डाल सकता, मैं क्या करूंगा? उसको चूहों में इंट्रोड्यूस कर दूंगा, ट्रांसजेनिक एनिमल में डाल दूंगा और उसके बाद देखूंगा कि यार ये जो एनिमल है ये किस तरीके से उसके जो रिस्पॉन्स है वो शो कर रहा है। इसको बोलते हैं नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। स्टडी ऑफ डिजीज, इंसानों में अगर मान लो हमारे पास बहुत सारी डिजीज है, जैसे कैंसर है, सिस्टिक फाइब्रोसिस है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, अल्जाइमर है, इनको अगर स्टडी करना है तो यार मैं इंसानों में कैसे कर सकता हूं? तो इनको स्टडी करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? ट्रांसजेनिक एनिमल का इस्तेमाल करते हैं। बात समझ में आएगी नहीं है? अगला, वैक्सीन सेफ्टी एंड टेस्टिंग। अभी आपको पता है कोविड आया था, कोविड में बहुत सारी वैक्सीन टेस्टिंग हुई थी, बोला था कि भैया ह्यूमन ट्रायल चल रहा है, क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है, फलाना ढिमकाना। तो यार इंसानों पर तुरंत नहीं किया जाता, सबसे पहले जो टेस्टिंग करी जाती है कि हमने जो वैक्सीन बनाई है वो इफेक्टिव है या इंसानों को ले डूबेगी। तो इसलिए हम उनमें किसका इस्तेमाल करते हैं? ट्रांसजेनिक एनिमल का इस्तेमाल करते हैं। क्या ये तीनों पॉइंट्स क्लियर हुई कि नहीं? बहुत बढ़िया, खत्म होने वाला है। प्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट तो देखो ट्रांसजेनिक एनिमल की मदद से हम लोगों ने बहुत सारे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स बनाए हुए हैं। जैसे एम्फोसामा को ट्रीट करने के लिए हमने अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन बनाया। एम्फोसामा क्या होता है? अरे ये एल्बुलाई दिख रहा है, तो इसका ना जो रेस्पिरेटरी सरफेस है ये कम हो जाता है, जिससे गैसेस का एक्सचेंज नहीं हो पाता है और इससे बॉडी में ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होती है। इसको बोलते हैं एम्फोसामा। जो सिगरेट विगरेट फूंकते हैं ना, जो नशा वशा फूंकते हैं, गांजा वांजा, उन्हीं के लिए होता है ये। दूसरा, ह्यूमन प्रोटीन हम लोगों ने बनाया, ये दिख रहा है, ये रोजी, इसका नाम है रोजी, बहुत सुंदर नाम है। तो जो रोजी काव है 1997 में हमने इसको ट्रांसजेनिक कर दिया और इसने क्या करा? अल्फा लैक्टोब्यूमिन की मात्रा थोड़ी सी मिल्क के अंदर बढ़ा दी, जो इन्फेंट के लिए, बच्चों के लिए न्यूट्रिशन बहुत ही अच्छा रहता है। थर्ड क्या है बेटा? हम लोगों ने इसको ट्रीटमेंट में भी यूज करते हैं, जैसे फिनाइलकीटोनुरिया एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस। तो देख लो ये फिनाइलकीटोनुरिया एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस का डायग्राम है। आगे चलते हैं। केमिकल टॉक्सिसिटी एंड सेफ्टी टेस्टिंग। भाई तुमने कोई केमिकल मार्केट में लॉन्च किया, तुम चेक करना चाहते हो कि यार ये कहीं टॉक्सिक तो नहीं है, तो ट्रांसजेनिक एनिमल जो होते हैं बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। तो सबसे पहले इंसानों में डालने से पहले हम इनको किस पे डाल देते हैं? चूहों पे डाल देते हैं कि दे आर वेरी सेंसिटिव, दे आर वेरी सेंसिटिव। हमें बता देंगे कि ये भैया ये सही नहीं है, इसे मत इस्तेमाल कर। बात समझ में? मुझे ही नहीं झेला जा रहा तो इंसान कहां झेल लेंगे? अब है एथिकल इश्यूज। अरे यार एक बात बताओ, ये बिल्कुल जनरल नॉलेज है। देखो एथिकल इशू क्या है? अरे यार अगर तुम इसी हिसाब से जेनेटिकल इंजीनियरिंग करते रहे और जीएमओ बनाते रहे, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाते रहे, तो एक दिन पता नहीं तुम क्या बना दोगे यार। बात समझ में रही है? चूहे का चूहा बना दोगे यार, बहुत बड़ा चूहा बना दोगे, पता नहीं क्या बना दोगे, हमें थोड़ी ना पता क्या बन जाएगा। तो इस चीज से बचने के लिए, और दूसरा अगर इसी हिसाब से अगर जीएमओ करते रहे तो एक दिन तो सारे चूहे मर जाएंगे यार। इसलिए इस चीज से बचने के लिए एक कम्युनिटी बनाई गई, जिस रेगुलेटरी बॉडी जिसको बोलते हैं जीईएसी, जेनेटिकल इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, जो तुम्हें अलाउ करेगी कि तुम कर सकते हो या नहीं कर सकते। इसके बिना करा तो बेटा तुम्हें लाल कर देगी मार मार के, समझ में आ रहा है? पिटाई करेगी, तुम्हें मारेगी, बड़ाबड़ पिछवाड़े लाल कर देगी मार मार के, ध्यान रखना। तो अगला क्या है? पेटेंट एंड पब्लिक कंसर्न। ये पेटेंट क्या होता है? मान लो तुमने एक ऐसी चीज बनाई जो मैनकाइंड में बहुत ज्यादा काम आ रही है और वो तुम्हारी अपनी है, तुमने खुद की रिसर्च करी है, तो तुम क्या करते हो? उसका पेटेंट कराते हो, वो तुम्हारी है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब
हम लोगों ने क्या करा, साले देखना ये अंग्रेज कितने चोर हैं। तो देखो अभी बताता हूं तुम लोगों को। तो हुआ क्या था, हमारे पास ना, हमारे भारत में एक बड़ी खास प्रजाति है बासमती राइस की। इंडिया के अंदर 2 लाख वैरायटी है चावल की और 27 है बासमती वैरायटी की। तो ये अंग्रेज आए और अंग्रेजों ने क्या करा, हमारी बासमती वैरायटी को ले गए और अपने छुटके छुटके चावल के साथ क्रॉस करा दिया और एक नई वैरायटी बना के भारत वहां विदेश में लॉन्च करने लगे। और जबकि सारा चावल तो मेरा है, बात समझ में, ना मुझसे परमिशन ली, ना मुझे पैसा दिया। और इसी चीज को बोलते हैं बायोपायरेसी। तो बायोपायरेसी का मतलब होता है चोरी। तो इन अंग्रेजों ने क्या करा, मेरे चावल की चोरी कर ली और विदेशों में जाके इसको खूब तरीके से बेचा। तो जब इसको बेचा तो हमें लगा भैया ऐसा तो बात चलेगी नहीं। तो बायोपायरेसी का मतलब क्या होता है, चोरी। तो अब हम क्या करेंगे, इनसे कुछ रूल बनाएंगे। तो हम लोगों ने कुछ रूल बनाए। रूल ये बनाए कि अगर आपको हमारे चावल ले जाने या हमारी कोई भी चीज ले जानी है तो आपको हमें पैसे देने पड़ेंगे या तो हमें परमिशन लेनी पड़ेगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? या तो दोनों में से कोई, या तो दोनों चीज, आप हम तो दोनों चीज लेंगे, पैसा भी लेंगे परमिशन भी लेंगे। बात समझ में आई कि नहीं है? तो ये चीज हम लोगों ने बनाई है जो इंटरनेशनल एंड नेशनल मेजर करे जाते हैं। मतलब इन बड़े पैमाने बकवास है यार, पढ़ लेना यार, इतना छोटा सा है ये तो, कि इंटरनेशनल और नेशनल मेजर्स यही है कि भैया आपको पेटेंट का बिल कराना पड़ेगा, फलाना नहीं होगा, बकवास चीजें जो बताया भाई ये सारा ठीक है। ठीक है, तो फाइनली 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 हमारा चैप्टर हो गया फिनिश। मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है और माफी चाहता हूं मेरा कैमरा 3-4 बार बंद होने के लिए। फिर भी ये चैप्टर मेरे से एक बच्चा है यार, मुझे नाम नहीं पता उस बच्चे का, उस बच्चे ने मेरे से बहुत ज्यादा डिमांड करी है। सबसे पहले बच्चे में हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ, मेरी अभी भी बहुत ज्यादा तबीयत खराब, मेरी आवाज पूरी बदली हुई है बेटा। तो क्या कर सकता था यार, तबीयत सही नहीं थी तो इसलिए थोड़ा सा लेक्चर डिले हो गया। पर मैंने फिर भी बना के बहुत टाइम से रखा हुआ था प्रेजेंटेशन, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी, तो आज हिम्मत हो गई। तो आज आपके लिए मैंने प्रेजेंटेशन रेडी कर दी और वीडियो भी रेडी कर दी। अब अच्छे से पढ़ना बेटा, ठीक है? और अगर फिर भी कोई डाउट रह जाए तो यार तेरा भैया है ना तेरे साथ, जो टेंशन मत ले। तो कोई भी दिक्कत हो तो मैं खड़ा हूं, कोई भी टॉपिक समझना है मैं दोबारा बता दूंगा, टेंशन मत लो। अब मैं धीरे धीरे रिकवरी की तरफ आ गया। चलो मैं मिलूंगा अब नए लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखना। तब तक के लिए बाय बाय मेरे प्यारे बच्चे।